अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी। और नाज़रीन, आज दो अहम मुकदमात की समाअत हुई है। एक तो सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 103 कारकुनान फ़ौज की तहवील में हैं, उनका वहां पर ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। उस हवाले से इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई है। 6 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है सुप्रीम कोर्ट में। इस केस में क्या कुछ हुआ वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा सहाफ़ियों को FIA की जानिब से हिरासा करने और फिर जो गिरफ्तारियां थी नोटिस से, उस हवाले से भी आज समाअत हुई है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ जुल्करनैन इकबाल मौजूद हैं बोल्ड TV से, और फिर सईद बलोच हैं नियो TV से वाबस्ता हैं। दोनों ही हम तीनों बल्कि कमरे अदालत में मौजूद थे और दोनों मुकदमात की हमने कवरेज की है। तो आज ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो बैरिस्टर एजाज़ हसन ने कहते आज बड़ा दिन था, वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज फौजी अदालतों से तफसीलात अटॉर्नी जनरल के ज़रिए तलब की गई है 103 अफराद के हवाले से। तो जुल्करनैन भाई, आज समाअत में जो फौजी ट्रायल्स हैं अदालतों में सिविलियंस के, उस हवाले से समाअत हुई थी 6 रुकनी बेंच ने की। इससे कबल एक दफ़ा 5 रुकनी बेंच ने की, फिर 6 रुकनी बेंच हुआ, आज फिर 6 रुकनी बेंच। ये क्या तफसीलात हैं? देखिए, 5 रुकनी बेंच तो अपना फैसला सुना चुका था। वो 9 से स्टार्ट हुआ था, 5 पे आके रुका था। तो वो उसने तो अपना फैसला सुना दिया था कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता फौजी अदालतों में। फिर उसके खिलाफ अपीलों पे 6 रुकनी बेंच बना था, जो बाद में तहलील हो गया। और उसके बाद अब दोबारा से 6 रुकनी तश्कील पाया। फिर इस पर इतराज़ हुआ है कि इसको 9 रुकनी किया जाए। तमाम जो अवेलेबल जजेस हैं, जिन्होंने पहले 5 रुकनी में जो शामिल नहीं है, उनको शामिल करके समाअत की जाए। तो देखिए अब बेंच किस हद तक एतराज़ को कबूल करता है। लेकिन अभी तक तो सिर्फ जो अटॉर्नी जनरल से तफसीलात ही मांगी गई हैं। बेंच के एतराज़ के ऊपर उन्होंने कहा शायद आपको अगले बार हम दोबारा सुनेंगे। जो जवाद ख्वाजा साहब हैं, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी जानिब से एतराज़ किया गया था। और जो तफसीलात अटॉर्नी जनरल से मांगी गई हैं वो ये मांगी गई हैं क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि बहुत सारे मुल्ज़िमान हैं जो बरी हो जाएंगे, जिनके बरीत के केसेज हैं, और मैक्सिमम जो सज़ाएँ हैं वो 2 साल तक हैं। उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अब उनसे डिटेल मांगी है कि जिनकी तो बरीत बनती है उनको बिला वजह क्यों कैद में रखा हुआ है, उनको ताकि बरी किया जा सके। और जिनकी सज़ाएँ 1 साल या उससे कम है, वो तो ऑलरेडी सज़ा पूरी कर चुके हैं, तो वो भी बरी तस्वुर होंगे, रिहा हो जाएंगे। बरी खैर नहीं होंगे, रिहा हो जाएंगे। तीसरी कैटेगरी वो जिनकी सज़ा अगर 2 साल तक है, तो दिन और रात मिला के वो होता है, गिरफ्तारी कर सब शामिल हो जाता है सारा सज़ा में। 382B का जिसको फ़ायदा देना कहते हैं, वो सेक्शन 382B है इसकी CRPC की। उसके तहत जो जितना अरसा आप गिरफ्तार रहते हैं ना, ट्रायल में सज़ा होने तक, वो सारा अरसा आपका सज़ा में तस्वुर होता है। तो वो अगर कर लें तो और महीने बाद या अगर 90 दिन की रिमिशन मिल जाती है, जैसे ये ईद के ऊपर मिलती है रमज़ान ईद पे, तो ये सारे बाकी भी बाहर आ जाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वो डिटेल मांगी है कि बताया जाए कि कितने लोग बरी वाले केस हैं, कितनों की कम सज़ाएँ हैं। वो अब जुमेरात को 28 तारीख को अटॉर्नी जनरल तफसीलात बताएंगे, तो फिर पता चलेगा कि मामला किस तरफ आगे जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये हिंट तो यही दिया है कि हमने अपने जो स्टे ऑर्डर दिया था कि फैसले नहीं सुनाने, उसको मॉडिफाई करेंगे। अब इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इसमें ये हुई है कि सिंध गवर्नमेंट ने तो पहले ही अपील दायर नहीं की थी। वो सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में करने के खिलाफ थी। निगरान गवर्नमेंट जो मकबूल बाकर साहब, उन्होंने अपील दायर नहीं की थी। और AKP के गवर्नमेंट ने अपील दायर की थी, वो सॉरी वापस लेने का फैसला हो गया है। रोजा है, कोई मसला नहीं जुल्करनैन भाई। हाँ जी, वो वापस लेने का फैसला हो गया KP के गवर्नमेंट की जानिब से। और उन्होंने कैबिनेट की अप्रूवल आज पेश कर दी है कोर्ट को। और बेहतर होता कि वो CMA की सूरत में एक ही दफ़ा लगा के देते और वंस फॉर ऑल इसको सेटल करते। पता नहीं है उनका लॉ डिपार्टमेंट कर क्या रहा था, ये शायद खबर बनवाना चाह रहे थे खाली, इसलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आज अप्रूवल ही कैबिनेट का दिया है। तो उसके बाद CMA बाकायदा दायर करके तो वो विड्रॉ कर ले सकते हैं। अगर कर लें तो जो KPK की हद तक फैसला जो है ना वो तस्लीम रखा जाएगा। और वैसे भी अब जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने इतराज़ उठा दिया। उन्होंने कहा है कि ये सारे मुल्ज़िमान फेडरेशन की तहवील में है, आर्मी वफाक का इदारा है ना, वफाक की तहवील में है। सूबों का क्या राइट बनता है किसी प्राइवेट बंदे का कि वो अपीलें दायर करें? उनकी अपीलों के ऊपर काबिल समाअत होने पर भी उन्होंने इतराज़ उठाया है। तो लेट्स सी कि अब नेक्स्ट हियरिंग तक बेंच कौन सा होता है, और अगर यही बेंच रहता है तो ये किस अंदाज में केस को आगे लेके जाता है। यकीनन ये तो जैसे आज भी 9 रुकनी बेंच तश्कील देने की जो साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील की जानिब से इस्तदा भी की गई थी। सैयद बलोच साहब,
ये बताएगा जैसे ज़ुल्करनैन भाई ने बात की कि जिनकी सज़ाएँ मुकम्मल हो चुकी हैं या जिनको जो बरी हो जाएँगे, वो बाहर आ जाएँगे। जहाँ फ़ौजी मिलिट्री कोर्स में ट्रायल चला है, पीटीआई कारकुनों का 103 अफराद का। उनमें से जो बेकसूर है, जिसको रिहा किया जाएगा, बरी हो जाएगा, उसका कसूर क्या होगा फिर? बहुत शुक्रिया उसके लिए अबरार। अदाला क्या होगा? देखें, सबसे बड़ी बात ये है, ये ज़हन में रखें कि सुप्रीम कोर्ट अगर अ, 1 टियर, 2 या 3 टियर तक जिनकी 2 साल की सज़ा बनती है, यहीं तक शायद जैसे ज़ुल्करनैन ने कहा कि अगर 3 माह की उसमें मज़ीद मुआफ़ी हो, हुँ। तो शायद वो उसमें उनको रिहाई मिल जाए। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई भी इक़दाम करती है, वो बेगुनाह अफराद को बरी करने का या रिहा करने का हुक्म देती है, या जिनकी सज़ाएँ पूरी हो चुकी हैं उनको रिहा करने का हुक्म देती है, तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों के दायरा इख्तियार और उनकी आइनी और कानूनी हैसियत को तस्लीम कर लिया है। क्योंकि जिनको फ़ौजी अदालतों ने बरी करार दिया है, इसका मतलब ये है कि आप उस ट्रायल को तस्लीम कर रहे हैं, तस्लीम करो। और वो ट्रायल उनके खिलाफ मुकम्मल हुआ और उसमें वो बेगुनाह करार पाए। तो अगर आप एक साइड पे इस ट्रायल को तस्लीम करेंगे, तो फिर जो जिनको लंबी सज़ाएँ अगर हुई हैं 2 साल या इससे ज़्यादा की, तो फिर वहाँ पर मसाइल पैदा होंगे। और अटॉर्नी जनरल ने, मुझे याद नहीं पड़ता है, मतलब इसमें ना अमीनुद्दीन खान जो बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, मुसर्रत अली साहिबा ने नुक्ता उठाया था, तो उन्होंने फिर कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि ये दरखास्तें हैं, जो अपीलें हैं, ये हमने डिसमिस करनी है और पहले वाला फैसला बरकरार रखना है, तो फिर तो ये सारी बहस ही खत्म हो जाएगी, हुँ। दायरा इख्तियार तस्लीम किया कि नहीं किया। और एतजाज एहसन साहब से मेरी बात हुई थी हियरिंग के बाद, वो कह रहे थे कि यार जिनको तो वो खुद बरी कर रहे हैं, जिन्होंने पकड़ा था, उनकी बरीयत हम कैसे रोकें। और लेकिन हमारा मेन नुकता यही है कि दायरा इख्तियार नहीं था उनका, चाहे वो बरी करें चाहे वो सज़ा दें, दोनों सूरतों में। बिल्कुल, मैं मेरी अपनी भी पर्सनल बात हुई थी। इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की है बैरिस्टर एजाज़ अहसन साहब की, मेरे यूट्यूब चैनल में मौजूद है। वहाँ पर उनसे यही सवालात पूछे गए थे, तो उन्होंने सारा बता दिया है कि वो दोनों सूरतों में चैलेंज करेंगे, चाहे बरी करें, चाहे सज़ाएँ दें, लेकिन वो फ़ौजी अदालतों के क़याम के ही मुखालिफ हैं, तो ये ट्रायल चैलेंज करेंगे वो। देखें बिल्कुल चैलेंज जो है वो उनको करना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात जो आपने पहले सवाल किया ना कि बेगुनाह अफराद हैं, आप ये देखें कि जब ये 9 मई के वाक़यात हुए, तो सिर्फ़ पंजाब के अंदर जो रिपोर्ट गुज़श्ता साल ग़ालिबन जुलाई के महीने में पंजाब हुकूमत ने जमा करवाई थी, उसके मुताबिक 10,000 से ज़ायद लोग सिर्फ़ पंजाब के अंदर गिरफ़्तार किए गए थे 9 मई के वाक़यात में। उनमें से बहुत सारे लोग रिहा भी हो चुके होंगे, बहुत सारे लोगों से में तो ये भी इत्तलात सामने आई थी कि पुलिस की जानिब से भारी रिश्वतें ली गईं और फिर उन लोगों को रिहा कर दिया गया। अभी आप देखें कि पिछले हफ़्ते जिन 5 लोगों की दरख़्वास्त ज़मानत सुप्रीम कोर्ट से मंज़ूर हुई है, उसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, अवैस अयाज़ अब्बासी उनका नाम था, और उनका ये मौक़िफ़ था कि मैं ऑफ़िस से छुट्टी करके पैदल घर जा रहा था और मैं वहाँ से गुज़र रहा था और पुलिस ने मुझे भी गिरफ़्तार कर लिया और मुझे थाने ले जाकर पुलिस ने कहा कि इतने पैसे दो तो आपको छोड़ देंगे। मैंने पैसे नहीं दिए तो उन्होंने मुझे एफ़आईआर के अंदर नामज़द कर दिया, और वो बाद में एफ़आईआर सारी वो जाली और झूठी साबित हुई। तो इस तरह सैकड़ों की तादाद में ऐसे वाक़यात भी होंगे जिनमें लोगों से पैसे भी लिए गए, और बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो बेगुनाह हैं और जिनको गिरफ़्तार किया गया। आप देखें कि जब गिरफ़्तारियाँ हुई तो वो किस तरह हुई। उन्होंने जियो फेंसिंग की, 5 किलोमीटर का सर्कल लगा दिया, उसके अंदर जितने लोग थे वो गिरफ़्तार उनमें हो गए। कई हमने खबरें सुनी लाहौर में कि वो जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, जो ये फूड पांडा या दीगर सर्विसेज़ के वो फूड जाके डिलीवर करते हैं घरों में, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया क्योंकि उनके मोबाइल फ़ोन नंबर भी उस वक़्त उस सर्कल के अंदर थे। इसी तरह एक फीमेल स्पोर्ट्स एथलीट थी, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया क्योंकि वो भी उसी के अंदर आ रही थी। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं, इसमें कोई जो है वो शुबे शक शुबे की बात नहीं है कि बेगुनाहों को नहीं पकड़ा गया। अभी आप देख लें कि ये जो 10 महीने जिन लोगों ने बेचारों ने फ़ौजी हिरासत में रहे, अदालतों में रहे, और उनको ज़मानतें नहीं दी गईं, और सबसे बड़ा जो नुकता सुप्रीम कोर्ट ने जब मरकज़ी केस की समाअत हो रही थी उस वक़्त उठाया था कि आपने इन 103 या 104 लोगों की छांटी कैसे की है? 10,000 लोग पकड़े पंजाब पुलिस ने। उसमें से आपने ये 103 बंदे कैसे फ़ौज की हिरासत में दिए? वो कौन-सा क्राइटेरिया था जिसके तहत आपने इनकी छांटी की? वो आज तक अदालत के सामने नहीं रखा गया। कि उस वक़्त तो इवन ग़ालिबन जस्टिस आयशा मलिक ने ये सवाल उठाया था कि एक कमांडिंग ऑफ़िसर है, वो घर में बैठा हुआ है और वो अचानक कहता है कि फलाँ बंदे को जाके उठा लो, और वो बंदा घर में सोया पड़ा हो और आप उसको वहाँ से जाके गिरफ़्तार कर लें और उसको भी कहें कि ये भी 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है, तो फिर उसको जस्टिफ़ाई कैसे किया जाएगा? तो इश्यूज़ हैं इसमें, और शायद यही वजह है कि बुनियादी हकूक़ की खिलाफ़ वर्ज़ी होना, शफ़ाफ़ ट्रायल का हक़ ना मिलना,
और बहुत सारे ऐसे इसमें मामलात हैं जिसकी वजह से ये फ़ौजी अदालतों के ट्रायल चैलेंज किए गए। और मेरे ख़्याल में असल में हमारे यहाँ एक ये भी कल्चर है कि जो लोग गिरफ़्तार हों या जिनके साथ ज़्यादती हो उनको हर्जाने का दावा करने का कोई रिवाज नहीं है। आप अमेरिका, यूरोप में चेक करें, वहाँ पे पुलिस अगर किसी शहरी को गलत हथकड़ी भी लगा दे, तो वो भी अदालतों में जाके केस कर देते हैं और लाखों डॉलर का जुर्माना अदा करना पड़ जाता है पुलिस के महकमे को। तो यहाँ पर तो वो कल्चर भी नहीं है कि जिन बेचारों को, बेगुनाहों को पकड़ा गया और उनके साथ इतने ज़ुल्म ज़्यादतियाँ हुई, उनके घरवालों को परेशानी देखना पड़ी, उनके ऊपर दहशतगर्दी, गद्दारी और बगावत के इल्ज़ामात लगाए गए। ये कोई संगीन ये कोई मामूली इल्ज़ामात तो नहीं है। लेकिन इन सब को जो भुगत रहे हैं इन बेचारों को, मेरे ख़्याल में सिवाय रिहाई के, खुशी मनाने के और उनके पास शायद कोई फ़ोरम ही नहीं है, क्योंकि रियासत ने उनको इंसाफ़ देना था और यहाँ ज़ुल्म और ज़्यादती करने वाली रियासत है। यकीनन ये तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, ट्रायल कोर्ट के जो तफसीलात है सुप्रीम कोर्ट में जमा हो जाएंगी, तो जुमरात तक इस केस की समाअत मुलतवी की गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। जुल्करनैन भाई, एक और मुकदमे की समाअत भी आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने की है। वो सहाफ़ियों को जो FIA की जानिब से हिरासा किया गया, मतियुल्लाह जान साहब के अगवा का, उसके बाद असद तूर को जो मारा पीटा गया, अफसार आलम सार के हवाले से, और फिर अभी रिसेंटली जो तकरीबन 56 या 57 सहाफ़ियों को नोटिस हुए थे, उसके हवाले से जो प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया था। तो आज उस पर काजी साहब ने थोड़ा-सा माज़ी को भी खंगालने की कोशिश की है, जो उन्होंने खुद 2021 में आज खुद नोटिस लिया था। तो क्या कुछ हुआ उस केस में? देखिए, काजी साहब ने तो हर केस के अंदर इमरान खान को लाजमी घसीटना होता है, उनका नाम लाजमी निकलवाना होता है। अब इमरान शफकत का उन्होंने जिक्र किया कि जी क्या उसके खिलाफ केस बनता था, अटॉर्नी जनरल ने कहा जी नहीं बनता था। ठीक है, फाइन। इसी तरीके से असतूर का भी पूछे थे कि उसके खिलाफ बनता था, तो वो उस पर भी यस नो में कहते थे। तो इमरान शफकत का नाम लेके आपने उसको क्लीन चिट दिलवी दी और दिलवाई भी कि जी ठीक है, जिसका केस नहीं बनता एजी ने कह दी है। तो ये कब केस हुआ था? 2021 में। तब किसकी गवर्नमेंट थी? इमरान बताया खान गया की। जी इमरान खान की गवर्नमेंट थी। तो कहते हैं अच्छा, बस लोग भूल जाते हैं तारीख को, ये वो, मतलब आपने कोई, देयर शुड बी सम डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड अ पॉलिटिकल पार्टी, कि आप मुखालिफ को यूं इस तरह से कर रहे हैं। कोई मतलब ये बात मरियम औरंगजेब करती तो कुछ समझ आती थी। तो सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट प्रोसीडिंग में इस तरह की बात करना समझ नहीं आता। और वो जिस अंदाज में खुद तो वो कहते हैं जी हम रूल से हट के नहीं चलेंगे, कागज़ का टुकड़ा दिखाएं, रूल्स को कैसे बाईपास करें, तरीकाकार होता है। लेकिन वो सो मोटा किस तरीके के साथ हुआ था वो भी सबको नज़र आ रहा था। इवन कि उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की हमारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे अमजद भट्टी, उनके पिटीशन पर साइन उस वक्त हुए जब ऑर्डर भी आ चुका था। तो मतलब बगैर दस्तखत के पिटीशन आपने ले पिटीशन भी किसने ली। दायर की थी? कयूम कयूम सिद्दीकी सिद्दीकी साहब साहब ने। ने, हाँ जी। मैं वैसे उसके दायर नहीं मैं की थी सर। मैं वैसे उस कैबिनेट का हिस्सा था। आप तो खैर अच्छा, आपने भी ये अप्रूवल पिटीशन दायर होने से पहले दी थी? और हमें तो पता ही नहीं था, जाके कोर्ट रूम में पता चला कि भाई सिद्दीकी साहब कोई दरख्वास्त दे रहे हैं एसोसिएशन की तरफ से। जो इस वक्त मौजूदा सदर हैं कील, उनको भी कहा गया था बीइंग एक्स प्रेसिडेंट, क्योंकि वो पहले भी सदर रहे हैं, इसके ऊपर साइन करें। तो उसने कहा जी मैं पढ़े बगैर साइन नहीं कर सकता। वैसे फ़ायदा तो हुआ ना, उनमें से कुछ वज़रा तो बन गए ना इस हुकूमत में। चलें, किसी की लाखों रुपए की नौकरी लग गई, कोई वजीर बन गया। तो अब देखें जिनको नोटिस आए थे अगली गवर्नमेंट में वो क्या क्या बनते हैं। अच्छा, नोटिसेस अभी बहुत सारे ऐसे लोगों के आए हैं, जिस तरह हमारे सुप्रीम कोर्ट के ही साफ़ी देख लें आप, सुहेल को आए हुए हैं, उसके अलावा राय साहब को, फिर वसीम मलिक को आए हुए हैं नोटिस। तो उन सबको आ रहे हैं, वो नोटिस इस टाइप के हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद की, चीफ जस्टिस पे तनकीद की। लेकिन हमने देखा कि जो असद तूर का मामला था, नोटिस सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का था और वहाँ पर FIR कुछ और दर्ज थी। तो आज कोई असद तूर के हवाले से काजी साहब ने कुछ कहने की कोशिश की? देखिए, नाम तो नहीं लिया उन्होंने किसी का। देखिए, जनरली ये बात कही थी कि आप मीडिया का नाम यूज़ करके इस तरीके से करते हो, व्यूज़ लेने के लिए कर लिए, और बात ठीक हो ना हो तो मतलब नाम लिए बगैर बज़ाहिर ये महसूस हो रहा था कि शायद असदुर का ज़िक्र हो रहा है और तनकीद का उसको निशाना बनाया जा रहा है। असदुर आज मौजूद नहीं थे। वो अगर होते तो यकीनन वो शायद रिस्पॉन्ड भी करते इसको। लेकिन अभी साथ ही साथ एक अपडेट ये भी है कि जुडिशल कमीशन का इजलास अभी हुआ है जजेस की तैनाती के लिए, और जस्टिस हाशिम काकड़ अब चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट होंगे। ऑल दो कि वो, वैसे एक मुझे भी समझ नहीं आई थी कि जब नईम अख्तर अफ़गान साहब जो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट थे, जब आपने जुडिशल कमीशन किया और उनको सुप्रीम कोर्ट लाने का फैसला किया, उसी दिन एजेंडे पे ये भी रख देते अगला सीनियर मोस्ट को हमने बलूचिस्तान का बना देना है। उनको 2 हफ्ते आपने कायम मकाम बना के रखा, अब उनको मुस्तकिल करें, एक ही बार में सारा हो जाता तो कोई इतना मसले वाली बात तो नहीं थी।
बहरहाल अब काकड़ साहब बन रहे हैं जी, उनको मुबारक हो। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मुस्तकिल हो रहे हैं वो, और 6 एडिशनल जजेस सिंध हाई कोर्ट में हैं, उनको मुस्तकिल करने की सिफारिश की गई है। अब पार्लिमानी कमेटी की कोर्ट में बॉल फेंकी है, देखिए वो अब इसको समाअत के बाद 14 दिन में पाबंद है वो अप्रूवल करने की। फिर प्रेसिडेंट अप्रूवल देंगे कैबिनेट कमेटी के कहने पे, सॉरी ये पार्लिमानी कमेटी के कहने पे, और वजारत कानून नोटिफिकेशन जारी करेगी, और तकरीबन 2 ढाई हफ्तों बाद ये 6 जजेस सिंध हाई कोर्ट में आपको नजर आएंगे काम करते हुए। यकीनन ये तो जजेस के हवाले से अचानक हमारे जुल्करनैन भाई के पास अभी खबर आई तो इन्होंने ब्रेक कर दी है। बलोच साहब, सहाफ़ियों का केस है और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का माज़ी अगर हम खंगाल लें थोड़ा-सा, तो आइन और कानून की बातें करते थे, ये हो गया, वो हो गया। अब जब सहाफ़ियों को एफआईए ने नोटिस किए, 56 सहाफ़ियों को 115 की लिस्ट बनाई गई और ये भी एक तासुर दिया जा रहा है सहाफ़ियों में जब बातचीत होती है तो ये सब तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही हुआ है एफआईए ने। तो क्या ये बातें सच हैं? देखें, जो पसे पर्दा कुछ चीज़ें चल रही हैं वो तो यही हैं। और आप देखें कि जो नोटिसेज मौसूल हुए सहाफ़ियों को, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट और जजेस का जिक्र है। हुँ। और अगर सुप्रीम कोर्ट और जजेस की जानिब से ऐसा कोई इकदाम नहीं किया गया तो मेरे ख्याल में ये नोटिस फौरी तौर पे पहली समाअत पे ही वापस होने चाहिए थे। चीफ जस्टिस साहब को उस वक्त भी इल्म था। आप ये देखें कि जो आर्डर आया था गुज़श्ता समाअत का, उसमें भी रिलीफ वाली बात कब शुरू हुई, जब असद तूर को जुडिशल कर दिया गया था और इमरान रियाज खान की ज़मानत हो चुकी थी। और बिल्कुल। जब तक वो दोनों गिरफ्तार रहे, सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी जो है वो अपनी ऊपर रखी और किसी किस्म का रिलीफ देने से जो है वो इनकार करती रही। इसके अलावा आप ये देखें कि जैसे जुल्करनैन ने बात की कि काजी साहब अभी भी तहरीक इंसाफ के जो टेन्योर था हुकूमत का, उसी के अंदर वो घुसे हुए हैं और वो समझते हैं कि सहाफ़ियों के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ सिर्फ पीटीआई के दौर में हुई हैं। और आप देखें कि मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर ग़ालिबन 2017 में हमला हुआ, हुँ। उसका कोई ज़िक्र नहीं है। अहमद नूरानी पर हमला हुआ, ग़ालिबन 2015 या 16 की वैसे बात है, दूर क्यों जा मुस्लिम लीग नून की वैसे हुकूमत दूर थी। क्यों जाते हैं? मती साहब की बारी इमरान रियाज़ को जाएँ। जी, जी। इमरान रियाज़ के ऊपर हमला हुआ, गिरफ्तारियाँ हुईं। इसके अलावा अरशद शरीफ साहब किसकी दौर में कत्ल हुए, पीडीएम के दौर हुकूमत में। और इसके अलावा आप उमर चीमा का देख लें, 2012 में हमला हुआ, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो काज़ी साहब इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि काज़ी साहब शायद इमरान खान और पीटीआई के साथ अपने जो एक उनकी ज़ाती रंजिश या उनका जो बुग़्ज़ या उनका ज़ाती अनाद है, वो उसमें वो जो कहते हैं ना कि जैसे इश्क की भी एक ऐसी एक इंतहा मकाम होती आता है, इंतहा एक ऐसी आती है कि जहाँ पर आपको तकलीफ़ भी जो है ना वो भी मज़ा देने लगती है। तो काज़ी साहब भी शायद इसी तरह की किसी ज़हनी और रूहानी कैफ़ियत में वहाँ तक पहुँच चुके हैं कि वो समझते हैं कि यार अगर पीटीआई इमरान खान के खिलाफ कुछ हो नहीं सकता, तो कम से कम अगर उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लग रहा है ना, तो यही बहुत है। ये भी बड़ा शायद उनको जो है ना वो रूहानी तौर पर उनको तस्कीन देता है, उनको सुकून इससे मिलता है कि पीटीआई के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। उनके दौर हुकूमत में अगर सहाफ़ियों के साथ कोई ज़्यादती हुई तो वो उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। और मामला सिर्फ़ ये सहाफ़ियों वाला नहीं है, इवन आप शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी केस में देखें। अब शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी केस में भी क्या हुआ कि पूछा जी कि ये केस बना कब था? और उसमें बताया कि ये 2017 में मुस्लिम लीग पीटीआई के नून की दौर हुकूमत में। नहीं, बिल्कुल, इसका फ़ैसला कब आया था? वो पीटीआई 8 नवंबर 2018 को पीटीआई के दौर हुकूमत में। तो यहाँ से आप देखें ना कि वो किस एंगल से चीज़ों को सोचने की कोशिश कर रहे हैं, किस एंगल से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा दौर में सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हो रहा है, उस पर भी आप देख लें कि जो ग़ालिबन पहली समाअत थी या दूसरी समाअत थी इलेक्शन से पहले, तो उसमें उन्होंने कहा था कि माज़ी में तो सहाफ़ियों को कोड़े भी लगते रहे हैं, आपको तो सिर्फ़ नोटिस आए हैं, तो आप इतना घबराने या परेशान होने की उसमें वो कौन-सी बात है? तो भई मेरा इसलिए मैंने अकील अफ़ज़ल साहब को कहा था। वैसे हम घबराना शुरू कर दें? देखिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुश्किल वक़्त आते रहते हैं, पहले भी आए, अब भी हैं, शायद आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। मैंने इसलिए जो सदर हैं प्रेस एसोसिएशन के मियाँ अकील अफ़ज़ल, मैंने उनको कहा था कि काज़ी साहब और उन्हीं के जो बेंच के दीगर जजेस हैं, इन्हीं के ऊपर तनकीद का इल्ज़ाम है और इन्हीं की वजह से नोटिसेस जारी हुए हैं। तो मेरे ख़्याल में प्रेस एसोसिएशन को चाहिए कि वो काज़ी साहब या सुप्रीम कोर्ट में अपनी दायर दरख़्वास्तें ही वापस ले ले। वैसे बेंच पे एतराज़ भी तो किया जा देखिए, सकता है। बेंच पे इतराज़ वो भी नहीं किया गया ना, कि काज़ी साहब के ऊपर इतराज़ होता इसके ऊपर। और दूसरी बात ये है कि ये मामला हाई कोर्ट में चैलेंज होना चाहिए था सबसे पहले, क्योंकि हाई कोर्ट के रूल्स की वायलेशन की गई। जो पैरामीटर्स साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने
मंजूर करवाए थे FIA की जानिब से कि सहाफ़ियों को अगर कोई ऐसा मामला होगा, तो कुछ रूल्स और कुछ प्रोसीजर होगा, उसको फ़ॉलो किया जाएगा और उसको फ़ॉलो नहीं किया गया। तो अगर हम ये मामला हाई कोर्ट में चैलेंज करते तो वो ज़्यादा बेहतर था। सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें करने का मुझे तो सच कोई इसमें वो फ़ायदा नज़र नहीं आता। हाँ, अब वो पैगाम शायद सहाफ़ियों को देना था, इमरान रियाज़ को गिरफ़्तार करके, असद तूर को गिरफ़्तार करके, वो पैगाम शायद उनको पहुँचा दिया गया है। अब इसीलिए काज़ी साहब जो हैं वो बैठ के कहते हैं, हमने तो आपको कहा ही नहीं था कि आप ये क्या रजिस्ट्रार ऑफ़िस ने या सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा था कि आप ये FIA को कि हमने कोई दरख़्वास्त दी है। तो ये चीज़ आप पहली समात पर भी पूछ सकते थे और ये सारी चीज़ें वहीं से शुरू कर देते, तो आज सहाफ़ियों को ये मसाइल ही ना देखने पड़ते। तो शायद काज़ी साहब भी कहीं न कहीं ये चाहते थे कि सहाफ़ियों को जो उन पर तनकीद करते हैं, उनको भी कुछ सबक मिलना चाहिए। इसीलिए असद तुर्क गिरफ्तार हुए, इसीलिए इमरान रियाज़ एक ऐज़ ए भूंडे मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, असद तूर भी रिहा हो चुके हैं, इमरान रियाज़ भी रिहा हो चुके हैं। मुश्किल वक़्त पहले भी आता था, अब भी है। हम आगे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये ख़त्म नहीं होंगी। हर दौर में इसी तरह होता है और हर दौर में इसी तरह होता रहेगा। लेकिन कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को अपने ओहदे को, जो उसकी इज़्ज़त है, उसका एहतराम है, उसकी तकरीम है, उसको मद्देनज़र रखते हुए कम अज़ कम ये केसेज़ इस तरह नहीं सुनने चाहिए थे जैसे वो सुन रहे हैं। चलें, थैंक यू। यकीनन सईद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, उसके अलावा ज़ुल्करनैन साहब मौजूद थे और आज ये 2 अहम मुकदमात थे। एक तो सहाफ़ियों के खिलाफ जो FIA नोटिस थे उस हवाले से, और दूसरा फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ बैरिस्टर एतज़ाज़ हसन समेत जो दीगर की दरख्वास्तें थी उस पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत थी, और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अटॉर्नी जनरल के ज़रिए जो फ़ौजी अदालतों से तमाम तर तफसीलात तलब कर ली और जुमरात तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।